एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना काफी दिलचस्प है जहाँ एक पूरा का पूरा गांव किसी पुरानी हवेली के नाम से ही खौफ खाता हो। हाँ बिल्कुल, मतलब गांव वालों के लिए वो जगह किसी बुरे सपने जैसी होती है ना? एकदम सही। और फिर वहाँ शहर से कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें लगता है कि वो दुनिया के सबसे चालाक इंसान है, और उनके लिए वो गांव वालों का डर सिर्फ एक मजाक होता है। हाँ, या शायद एक वायरल इंस्टाग्राम रील बनाने का शानदार मौका। बिल्कुल, आजकल यही तो होता है। तो आज के इस डीप डाइव में हम बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। आज का हमारा स्रोत है यूट्यूब चैनल ड्रीम टून की एक बेहद चर्चित कहानी, पूननपुर गांव की हवेली का रहस्य। ये कहानी सच में बहुत दिलचस्प है। हाँ, और सुनने वालों के लिए बता दूं कि पहली नजर में ये किसी आम डरावनी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इस भूतिया कहानी को सुनना नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर लालच, हमारे समाज के कुछ बहुत ही कड़वे सच और अंत में न्याय की एक ऐसी तस्वीर छुपी है जो सच में दिमाग को झकझोर देती है। बिल्कुल सही कहा। और ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। मतलब वो हवेली वाला हिस्सा? हाँ, क्योंकि जब हम इस तरह की कहानियों और लोक कथाओं की गहराई में जाते हैं तो एक खास पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? देखिए, भूत प्रेत या डरावनी हवेलियों की कहानियाँ अक्सर मतलब सिर्फ डराने के लिए नहीं होती। ये उन वास्तविकताओं को छुपाने का काम करती हैं जिनका सामना करने से हमारा समाज अक्सर कतराता है। ओह, मतलब एक तरह का पर्दा डाल देती है। बिल्कुल। पूनपुर गांव की इस हवेली का जो रहस्य है वो हमें किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाता, बिल्कुल, बल्कि हमारे ही समाज के, हमारे इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाता है। बाप रे। तो चलिए थोड़ा सेटअप पर बात करते हैं। पूनीपुर नाम का एक बहुत ही शांत और खूबसूरत गांव है। वहाँ के लोग, जैसे कहानी में रामू और स्वामी का जिक्र है, वो बहुत सीधे साधे गांव वाले हैं। बहुत सीधे। लेकिन गांव में एक पुरानी बिल्कुल जर्जर हो चुकी हवेली है जिससे हर कोई इतना डरता है कि भारी बारिश और ओले गिरने के बावजूद कोई उसके छज्जी के नीचे खड़ा होना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कोई रहस्यमयी बूढ़ी औरत रहती है। गौरी नाम है ना उसका? हाँ, गौरी। सफेद बाल, अजीब सी शक्ल और हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहने वाली एक बूढ़ी औरत। गांव वालों के मन में ये खौफ दशकों से बैठा हुआ है, जो कि बहुत स्वाभाविक है एक छोटे गांव में। बिल्कुल। लेकिन तभी इस शांत माहौल में एक मॉडर्न क्रैश होता है। शहर से 4 लोग आते हैं। वो शहरी ठग। हाँ, राजीव, उसकी पत्नी रिया, राजीव का भाई रमन और उनका साथी प्रेम। ये लोग सीधे गांव के मुखिया के पास जाते हैं और दावा करते हैं कि ये हवेली उनके दादा की है और वो इसे बेचना चाहते हैं। बिल्कुल। मुखिया उन्हें बहुत समझाता है कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ एक अजीब सी औरत का साया है। पर ये शहरी लोग क्या करते हैं? वो मुखिया की बातों का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, वो मुखिया पर हंसते हैं, कहते हैं कि हवेली के अंदर जाकर इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाएंगे। मतलब मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लगी। क्या? अगर मैं उनकी जगह होती और पूरा गांव मुझे किसी जगह जाने से रोक रहा होता तो मैं कम से कम 2 बार सोचती। कोई भी सामान्य इंसान सोचेगा। तो क्या ये सिर्फ उनका शहरी अहंकार है या उन्हें लगता है कि गांव वाले बेवकूफ हैं? देखिए, ये सिर्फ अहंकार नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो है लालच। लालच मतलब हवेली बेचने के पैसों का। हाँ। अगर हम इंसानी मनोविज्ञान को देखें तो डर हमारी सबसे बुनियादी वृत्ति है। डर हमें खतरों से बचाता है, हमें जिंदा रखता है। सही बात है। गांव वालों का डर उन्हें उस हवेली से सुरक्षित दूरी पर रखता था। लेकिन इन 4 लोगों के मामले में जब वो उस हवेली की मजबूत दीवारों और उसकी भव्यता को देखते हैं तो उनके दिमाग का डर वाला हिस्सा स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब उन्हें वहाँ भूत नहीं बल्कि पैसों के बड़े बड़े बंडल नजर आने लगते हैं। बिल्कुल। वो आपस में बात भी तो करते हैं कि क्या रॉयल लाइफ रही होगी, इसे बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। ओह, तो पैसे की चमक डर पर भारी पड़ गई। एकदम। हवेली की वो भव्यता उनके अंदर के किसी भी संभावित डर को तुरंत मुनाफे की उम्मीद में बदल देती है। आधुनिक दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे लोग व्यूज, फेम या पैसों के लिए खतरनाक से खतरनाक जगहों पर चले जाते हैं। हाँ, वो डिजास्टर टूरिस्ट जिन्हें कहते हैं। सही कहा। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो किसी स्थानीय संस्कृति या वहाँ के दर्द का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। उनके लिए हर चीज सिर्फ एक कंटेंट या रियल एस्टेट डील। और ये बात तब और भी पुख्ता हो जाती है जब वो लोग हवेली के अंदर उस बूढ़ी औरत यानी गौरी से मिलते हैं। वो मुलाकात भी काफी अजीब थी। हाँ,
गौरी उन्हें डराने के बजाय अपने किसी खजाने के बारे में बड़बड़ाने लगती है। अब खजाना ये शब्द सुनते ही वो चारों अपना सारा तथाकथित पढ़ा लिखा और तार्किक दिमाग ताक पर रख देते हैं। वो जो लालच का ट्रिगर है ना, वो दब जाता है। बिल्कुल। जो लोग कल तक इंस्टाग्राम की बातें कर रहे थे, वो अब पागलों की तरह हवेली की दीवारें थपथपाने लगते हैं, जमीन खोदने लगते हैं। क्योंकि वो एक शिकारी मानसिकता में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि हवेली बेचने से जो करोड़ों मिलेंगे वो तो हैं ही, लेकिन अगर कोई गुप्त खजाना मिल गया तो रातों रात अरबपति बन जाएंगे। बिल्कुल। और इंसान की फितरत है कि मुफ्त का पैसा सबको अच्छा लगता है। एकदम सही। और जब उन्हें अकेले कुछ नहीं मिलता तो वो गांव वालों को भी पैसों का लालच देकर अपने साथ में ला लेते हैं। वो मलबा हटाने के लिए ना। हाँ, कहानी यहाँ एक बहुत ही रोमांचक लेकिन अजीब मोड़ लेती है। अगले दिन हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ छत टूटी हुई थी, मलबा हटाने पर उन्हें एक तहखाना मिलता है। तहखाना मतलब राज खुलने का वक्त। हाँ, सोचिए, सीलन भरी हवा, घुप अंधेरा, मकड़ी के जाले, सब अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर उन पुरानी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। काफी डरावना माहौल है। और वहाँ उन्हें मिलता है एक पुराना लोहे का संदूक। ये कहानी का वो बिंदु है जहाँ उन लोगों की उम्मीदें अपने चरम पर होती हैं। वो सोच रहे होंगे कि इसमें सोने के सिक्के या जेवरात होंगे। बिल्कुल। गौरी भी खुशी से झूमने लगती है और कहती है, मिल गया मेरा खजाना। और वो चारों भी एक्साइटेड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। राजीव आगे बढ़कर उस भारी संदूक को खोलता है, लेकिन अंदर कोई सोना चांदी नहीं होता। वहाँ कुछ और था। हाँ, उसमें एक बच्चे का कंकाल होता है। बाप रे, ये दृश्य सच में बहुत विचलित करने वाला है। हाँ। मतलब आप खजाने की उम्मीद कर रहे हैं और सामने इंसानी हड्डियां निकल आए। राजीव और उसके साथियों की जो प्रतिक्रिया होती है वो एकदम झटके वाली होती है। वो एकदम पीछे हट जाते हैं डर के मारे। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे यहाँ सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी, वो है खजाने की परिभाषा। वो कैसे? देखिए, हम हमेशा खजाने का मतलब पैसों या कीमती धातुओं से लगाते हैं, है ना? बिल्कुल, सोना चांदी हीरे। हाँ, लेकिन एक माँ के लिए जिससे सब कुछ छीन लिया गया हो, उसकी मरी हुई बच्ची ही उसका एकमात्र खजाना बन गई। ये संदूक मुझे लगता है एक दुखद टाइम कैप्सूल की तरह है। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है, या हमें ट्रॉमा या कहें कि गहरे मानसिक आघात को समझना होगा। मतलब गौरी का मनोविज्ञान। हाँ, एक गहरा आघात इंसान की वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकता है। राजीव के लिए वो कंकाल सिर्फ कुछ हड्डियां हैं, कचरा है जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। लेकिन गौरी के लिए वो उसका पूरा संसार है। जब दिमाग एक असहनीय दर्द से गुजरता है तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ चीजों से एक अजीब सा भावनात्मक लगाव बना लेता है। ओह, मतलब उसने उस दर्द को ही अपना खजाना मान लिया। बिल्कुल। गौरी ने अपनी बच्ची को संदूक में इसलिए बंद किया था ताकि कोई और उसे छीन ना सके। सही बात है। लालच और दर्द का जब आमना सामना होता है तब समझ आता है कि दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक मिनट, वो एक कंकाल को सालों तक संदूक में रखे हुए थी। ये सिर्फ आघात नहीं है, ये तो पूरी तरह से डरावना है। मतलब कोई इंसान इस हद तक कैसे जा सकता है कि वो एक लाश के साथ सालों तक रहे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब हमें उस बैक स्टोरी में मिलता है कि आखिर वो कंकाल वहाँ पहुँचा कैसे। हाँ, वो कहानी। क्योंकि गौरी पागल पैदा नहीं हुई थी, उसे इस हद तक धकेला गया था। हाँ, और जब गौरी अपनी कहानी सुनाती है तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब यहाँ कहानी से सारे भूत प्रेत वाले एंगल अचानक गायब हो जाते हैं और समाज की असली क्रूरता सामने आती है। सबसे डरावने तो इंसान ही होते हैं। बिल्कुल। कहानी के मुताबिक गौरी कभी एक बहुत ही सुंदर और भोली भाली महिला थी। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन सिर्फ एक लड़की पैदा करने के कारण उसके पति और ससुर ने उसका जीना हराम कर दिया। क्योंकि उस परिवार में लड़कों की चाहत थी, है ना? हाँ, खानदान का वारिस चाहिए था उन्हें। ये हमारे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर हम आज भी पूरी तरह से काबू नहीं पा सके हैं। जेंडर का ये भेदभाव, यानी लड़की और लड़के में फर्क करना, बहुत ही गहरी जड़ों वाला है। और ये भेदभाव किस हद तक जा सकता है, ये सुनकर तो खून खौल उठता है। ससुर ने एक तांत्रिक की बात मान ली। अंधविश्वास एक और बड़ी बीमारी। हाँ, उस तांत्रिक ने कहा कि अगर लड़के की चाहत है तो इस नवजात बच्ची की बलि देनी होगी। और उस ससुर ने, मतलब एक दादा ने, अपनी ही पोती की उसी अंधेरे तहखाने में बलि चढ़ा दी। बाप रे,
ये तो रूह कंपा देने वाला है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि घर के नौकरों ने भी ये सब देखा, पर किसी ने मुंह नहीं खोला, सब चुप रहे। यहाँ रुककर हमें इस चुप्पी के मनोविज्ञान को थोड़ा समझना होगा। हाँ, क्योंकि नौकरों ने कुछ क्यों नहीं किया। आप सोचेंगे कि कोई नौकर इतने भयानक अपराध को देखकर चुप कैसे रह सकता है, लेकिन जब एक ऐसी व्यवस्था हावी होती है जहाँ सत्ता इस मामले में वो ससुर, उसके पास पूरी ताकत होती है, पैसे और रसूख की ताकत। बिल्कुल, और दूसरी तरफ लड़की की जान की कोई कीमत नहीं मानी जाती, तो निचले तबके के लोग डर के मारे या उसी सड़ी गली मानसिकता के कारण चुप रह जाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि मालिक का मामला है, हम क्यों बोले। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, ये उस पूरी अंधी पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अपराध है। सही कहा। तो जब गौरी को अपनी बच्ची की हत्या का पता चलता है तो उसके अंदर की वो सीधी सादी महिला हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। एक माँ का पागलपन जाग उठता है और वो बदला लेती है, भयानक बदला। उसने उसी तहखाने में पड़े एक बड़े चाकू से अपने ससुर, पति और उन सभी नौकरों की हत्या कर दी। एक हिंसक धमाका। उस लाश को संदूक में सीने से लगाए वहां बैठी रही जब तक कि छत गिरने से तहखाने का रास्ता बंद नहीं हो गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वो एक पीड़ित से सीधा एक बदला लेने वाली महिला या कहें एक अवेंजर में बदल गई। बिल्कुल। उसका गुस्सा सिर्फ अपनी बच्ची को खोने का दुख नहीं था, बल्कि वो उस व्यवस्था के खिलाफ एक हिंसक प्रतिक्रिया थी जिसने उससे उसकी दुनिया छीन ली थी। सिस्टम ने उसे न्याय नहीं दिया तो उसने खुद ही वो खूनी रास्ता अपना लिया। और सोचिए, अतीत के इस इतने भयानक और रुला देने वाले सच के सामने आने के बाद भी हमारे इन आधुनिक ठगों का रिएक्शन क्या होता है। उन्हें तो खजाने से मतलब था। बिल्कुल, कोई सहानुभूति नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। राजीव गुस्से में उस संदूक को, उस बच्चे के कंकाल को जोर से लात मारता है। बाप रे, ये तो बहुत ही नीच हरकत है। हाँ, और चिल्लाता है कि ये खजाना है, हड्डियां और सड़ती यादें। मतलब यहाँ इंसान का लालच अपनी सबसे घिनौनी शक्ल में सामने आता है। उसे उस माँ के दर्द से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपने टूटे हुए करोड़ों के सपने का गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल। और राजीव की ये हरकत एक चिंगारी का काम करती है। एकदम। जो गौरी अब तक शांत थी, वो अपनी बच्ची के कंकाल का ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर शुरू होता है कहानी का क्लाइमैक्स। गौरी पूरी तरह से भड़क जाती है। वो तुरंत वो संदूक उठाती है और हवेली के अंदर भाग जाती है। और वो चारों उसके पीछे। हाँ, वो चारों से हवेली से बाहर निकालने के लिए उसके पीछे भागते, ताकि कम से कम हवेली तो बेच सके, खजाना ना सही, जमीन ही सही। लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। नहीं। और फिर जो होता है, अगर मैं उसे थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो वो हॉलीवुड की फिल्म होम अलोन के एक बहुत ही डार्क वर्जन जैसा लगता है। मतलब एक बूढ़ी औरत अपने घर को लालची घुसपैठियों से बचा रही है। बिल्कुल, वो जालों वाला हिस्सा। वो चारों हवेली के अंदर जाते हैं और गौरी ने जो जाल बिछा रखे थे उनमें एक एक करके फंसते हैं। कैसे जाल? जैसे राजीव एक कालीन के ऊपर पैर रखता है और उसके नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। अच्छा। रिया एक कमरे का दरवाजा खोलती है और वहाँ फंस जाती है जहाँ सैकड़ों चूहे निकल आते हैं। और प्रेम, वो तो फर्श पर फैले तेल पर इतनी बुरी तरह फिसलता है कि उठ ही नहीं पाता। यहाँ कर्म, जिसे हम कर्मा कहते हैं, उसका सिद्धांत बहुत ही खूबसूरती से सामने आता है। हाँ, जैसे को तैसा। बिल्कुल। ये चारों ठग खुद को बहुत बड़ा शिकारी समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि वो एक कमजोर पागल बुढ़िया को आसानी से बेवकूफ बनाकर सड़क पर निकाल देंगे। लेकिन पासा पलट गया। हाँ, वो उसी औरत के बिछाए जाल में फंस गए जिसे वे अपनी राह का एक छोटा सा रोड़ा समझ रहे थे। ये सिर्फ जमीन पर बिछे जाल नहीं थे, ये उनके अपने लालच के जाल थे जो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालने तक वहां ले गए थे। सही बात है। और फिर पुलिस की एंट्री होती है। गांव वालों ने शायद वो शोर शराबा सुनकर पुलिस बुला ली थी। फिर तो इनका भांडा फूट गया होगा। हाँ, राजीव को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है और वो तुरंत पुलिस के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। मतलब खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश। बिल्कुल। वो कहता है, हम तो बस अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने आए थे और ये पागल औरत हम पर जानलेवा हमला कर रही है। लेकिन यही उनका सारा खेल खत्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि पुलिस उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हवेली के कागजात दिखाओ। और कागजात तो थे नहीं। बिल्कुल नहीं। उस एक सवाल से उनकी झूठ का पूरा महल
ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। देखिए, जब इंसान लालच में अंधा होता है हम्म, तो वो बुनियादी चीजें भूल जाता है। उन्होंने गांव वालों को बेवकूफ समझ लिया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को भूल गए। हाँ, और डर के मारे वो खुद ही कबूल कर लेते हैं कि वो असल में ठग है। मतलब सच उगल दिया। हाँ, उन्होंने बताया कि उन्हें किसी तरह से इस हवेली के बारे में पता चला था और वो गांव वालों को झूठी कहानियां सुनाकर इसे किसी विदेशी खरीदार को बेचना चाहते थे। फिर तो पुलिस ने उन्हें छोड़ा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। उन खलनायकों को सजा मिल गई, जो कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहानी का जो असली अंत है, जो रेजोल्यूशन है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ, क्योंकि ठगों को सजा मिलना न्याय का सिर्फ एक हिस्सा है। जी, असली न्याय तब होता है जब उस पुराने दर्द को कोई शांति मिले। बिल्कुल सही कहा। सालों से वो बच्ची बिना अंतिम संस्कार के उस अंधेरे तहखाने में पड़ी थी। रामू, जो कि एक गांव वाला है, वो आगे आता है। वो कहता है कि हमें इस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करना चाहिए। ये एक बहुत ही भावुक पल रहा होगा। बहुत ज्यादा। सब गांव वाले मिलकर उसकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। गौरी, जो इतने सालों से उस भारी दुख को अपने सीने से लगाए बैठी थी, फूट फूट कर रोती है। आखिरकार उसका बोझ हल्का हुआ। हाँ, इसके बाद उसे एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया जाता है, जहाँ शायद उसे वो देखभाल और शांति मिल सके जिसकी उसे इतने सालों से जरूरत थी। ये उसके लिए सबसे बेहतर था। लेकिन इसके बाद गांव वाले जो करते हैं वो इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हवेली का क्या हुआ? गांव वालों ने उस डरावनी हवेली को गौरी कन्या विद्यालय यानी एक गर्ल्स स्कूल में बदल दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। मुझे भी ऐसा ही लगा। मुझे लगता है कि ये एक इतना शानदार पोएटिक जस्टिस है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। बिल्कुल। जिस जगह पर एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो एक लड़की थी, आज वही जगह लड़कियों को शिक्षित कर रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल या कहें विषय सामने आता है। इसे समाजशास्त्र में रिक्लेमिंग स्पेसेस या स्थानों का पुनर्निर्माण कहते हैं। थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। देखिए, हर पुरानी इमारत या खंडहर का अपना एक इतिहास होता है और कई बार वो इतिहास बहुत दर्दनाक होता है, जैसा इस हवेली का था। हाँ, एक खूनी इतिहास। तो इस कहानी में गांव वालों ने उस दर्दनाक इतिहास को सिर्फ भुलाने या उस हवेली को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे जड़ से बदल दिया। मतलब एक नई पहचान दे दी। एकदम सही। एक ऐसी जगह जहां समाज के एक बहुत बड़े अंधविश्वास और लड़के लड़की के भेदभाव ने एक मासूम जीवन को खत्म किया था, उसे शिक्षा और उम्मीद के एक नए केंद्र में बदलना असल में उस पुरानी सड़ी गली मानसिकता के चक्र को पूरी तरह से तोड़ने जैसा है। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो जगह डर का नहीं बल्कि विकास और बदलाव का प्रतीक बने। क्या अद्भुत यात्रा है ये पूरी कहानी। अगर हम आज के इस पूरे चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी सिर्फ एक भूतिया हवेली या खजाने की खोज की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये शुरू होती है कुछ शहरी ठगों के अत्यधिक लालच और अहंकार से। फिर यह हमें एक परिवार के अंदर छिपे एक बहुत ही क्रूर इतिहास के दर्शन कराती है, जहाँ एक माँ को एक हत्यारिन बनने पर मजबूर कर दिया गया और अंधविश्वास की कीमत चुकाई गई। हाँ, और अंत में यह कर्म के सिद्धांत से होते हुए न्याय और एक बहुत ही खूबसूरत उम्मीद पर खत्म होती है। असली खजाना वो लोहे का संदूक नहीं था, बल्कि वो सबक था जो उस गांव ने अंततः सीखा और उस हवेली को एक स्कूल में बदल दिया। एक बहुत ही सार्थक अंत। अब इससे पहले कि हम आज के इस डीप डाइव को समाप्त करें, ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। कैसा सवाल? ये कल्पना करना काफी दिलचस्प है कि अगर उन 4 ठगों का वो अंधा लालच उन्हें इस पूनपुर गांव में न लाता तो क्या होता। तो शायद वो राज कभी बाहर ही नहीं आता। बिल्कुल, शायद उस मासूम बच्ची का कंकाल हमेशा के लिए उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने में ही दफन रह जाता और गौरी हमेशा के लिए गांव वालों की नजर में सिर्फ एक डरावनी पागल भूत मानी जाती जिससे सब दूर भागते। ये तो सच में सोचने वाली बात है ना। कभी कभी सच्चाई को बाहर लाने के लिए और पीढ़ियों पुराने गहरे घावों को भरने के लिए किसी बुरी चीज का, जैसे उन ठगों के लालच का सामने आना भी शायद नियति का ही एक हिस्सा होता है। मतलब उनके लालच ने अनजाने में ही सही एक बड़ा काम